हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिक चैप्टर जो है विद्युत, इसके अंतर्गत आज हम एमसीक्यू करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक पे आधारित रहेगा, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ में ये जो रहेगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहने वाला है, तो ये और भी महत्वपूर्ण बनता है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हर एक बात को आपके समक्ष रखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज एमसीक्यू क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू। ये एमसीक्यू जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे आधारित है। इसमें हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की महत्ता को। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या एमसीक्यू आया है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। ये अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता 0.6 जो है ओम मीटर है। सामग्री होने की सबसे अधिक संभावना होगी। क्या संभावना होगी? कि एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है 0.6 ओम मीटर है। तो सामग्री होने की सबसे अधिक संभावना किस पे जाएगी? क्या एक इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा, या एक सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा, या सी एक कंडक्टर की तरह, या एक अर्धचालक? देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गया है कि एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता अगर 0.6 ओम मीटर है, तो ये बहुत ही कम की बात कर रहा है। और जर्नल सी बात है, कम जो होती है कम में ही जाएगी। तो यहाँ आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ आंसर क्या हो सकता है कि एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता 0.6 ओम मीटर है, तो सामग्री होने की सबसे अधिक संभावना किस पे निश्चित करेगी? देखिए एक इंसुलेटर पे तो निश्चित नहीं करेगी, इंसुलेटर यहाँ कार्य नहीं करेगा। एक सुपर कंडक्टर भी यहाँ पर कार्य नहीं करेगा, और एक कंडक्टर तो करेगा ही नहीं। जब सुपर कंडक्टर कार्य नहीं कर सका, तो एक कंडक्टर कहाँ से कर देगा? और देखा जाए डी ऑप्शन, एक अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो होती है, इसमें से विद्युत धारा बहुत ही कम मात्रा में गुजरती है। और आपको बता दूं, सिलिकॉन जो होता है यानी एसआई काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसका एग्जाम्पल है जो अर्धचालक होता है। आजकल जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं हम, उसमें सेमी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी अर्धचालक का। तो यहाँ एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता 0.6 होगी, तो जर्नल सी बात है, इसमें सामग्री होने की सबसे अधिक संभावना रहेगी कि वह एक अर्धचालक है। यानी इसका डी ऑप्शन सही है, एक अर्धचालक है। आप एक अर्धचालक के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन कैलकुलेशन वाली है, तो अपना कॉपी भी रखिए साथ में। क्वेश्चन है प्रतिरोधकता 1.0 गुना 10⁻⁷ ओम की सामग्री से बने 300 मीटर लंबाई और 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है। ऑप्शन दे दिया है, 2 ओम होगी, 3 बी है 3 ओम होगा, सी 20 ओम होगा, या डी 30 ओम होगा। देखिए ऐसे में आप इसका आंसर देना आपके लिए संभव नहीं है, तुक्का लगा के आप नहीं दे सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। चलिए हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको तो यहाँ पर मैं करता हुआ दिखा नहीं सकता, लेकिन जरूर मैं जो कर रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पर जरूर शो करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? प्रतिरोधकता दे रखा है 1.0 गुना 10⁻7 ओम, और इसकी दूसरी बात क्या दे रखा है कि जो है लंबाई दे रखी है, लंबाई 300 मीटर लंबाई हमें दे रखी है, या और दूसरा जो दे रखा है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दे रखी है। तो हमें 3 चीज़ गिवन है। जब 3 चीज़ हमें गिवन है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये लेट करना पड़ेगा कि माना तार की लंबाई बराबर आर। माना जो प्रतिरोधक तार की लंबाई, तार की जो होगी प्रतिरोधक तार डिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर, तो हम आर लेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रतिरोधकता कितनी दे रखी है, यानी इसको रहो कहोगे, रहो से इसको रिप्रेजेंट करोगे 1.0 गुना 10⁻7 ओम मीटर दे रखा है जो हमें गिवन है। ठीक है, ये प्रतिरोधकता है, इसको हम रहो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी बात है लेंथ ऑफ वायर, यानी वायर की लंबाई कितनी दे रखी है? 300 मीटर दे रखी है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर कितनी है, यानी तार की लंबाई 300 मीटर है। और दूसरी बात हमें दे रखा है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कितना है। क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर।
तो सबसे पहले तो आपको मिलीमीटर स्क्वायर को सोल्यूशन करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि 1 mm में जो होता है मीटर कितनी होती है, 10 दशम माइनस 3 पावर, यानी 10 - 3 मीटर होगी। 1 mm में कितना होगा मीटर, 10 - 3 मीटर, ठीक है। यार माइनस में लगेगी ना पॉन में, हम डिवाइड करेंगे तब ना मीटर में आएगा। तो 1 mm को जो है आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो जर्नल सी बात है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। सिर्फ मीटर में कन्वर्ट किया है, स्क्वायर में नहीं किया है। मीटर स्क्वायर में हमने नहीं किया, हमने सिर्फ मीटर में किया है, इसलिए 10 - 3 मीटर होगा। अगर आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो एरिया इक्वल टू 1.0 mm की पावर 2। तो एरिया क्या बन जाएगी हमारे एक्चुअली 1.0 गुना 10 - 6 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगी दुगना, क्योंकि आपको पता ही है क्रॉस सेक्शन है एरिया, और हमने सिर्फ पहले मीटर में कन्वर्ट किया था। अब हमने इसको क्या कर दिया मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में हमें उतना ही जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 जीरो जो है एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो पहले -3 थी, अब माइनस यहाँ पर 6 हो गया, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे पहली बात ये आता है कि रेजिस्टेंस की फार्मूला क्या होती है, यानी प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या होता है। प्रतिरोधकता का फार्मूला होता है रहो L/A। हमें लेंथ ऑफ वायर भी दिया हुआ है और हमने एरिया भी निकाल लिया है। अब R इक्वल टू आप लिख सकते हो कि 1.0 गुना 10 की पावर -7 गुना 300, और नीचे जो हमने एरिया निकाला था वो निकाला था 1.0 गुना 10 की पावर -6। अब देखिए -6 और -7, क्योंकि माइनस माइनस दोनों हैं, ऊपर नीचे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर सिर्फ आपका रह जाएगा 10 - 1, 10 - 1, और 1.0 और 1.0 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आर क्या बन जाएगा हमारे समक्ष 300 गुना 10 - 1। तो आपको ये माइनस में है ना 10, जब कोई चीज़ माइनस में होता है तो वो नीचे चला जाता है, यानी हमारा बन जाएगा 300/10। 300/10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना रह गया हमारे समक्ष आर 30 ओम। तो देखिए 30 ओम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही गया, आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही दिलचस्प होते हैं, इसको करोगे तभी समझ में आएगा। और जो बच्चा सोचते हैं कि मैं देखते देखते समझ जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। इसको जितना मर्जी है आप समझते रहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप इसको कॉपी पर कीजिए। कॉपी पर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के सुचारू प्रवाह में चालक पदार्थ द्वारा उत्पन्न बाधा को कहा जाता है। जो बाधा उत्पन्न होती है, कोई भी विद्युत धारा जब आप करते हो चलाते हो तो उसमें बाधा किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए प्रतिरोध के कारण, बी है आचरण के कारण, सी है प्रेरक तत्व के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन तो आप समझ गए हो, क्वेश्चन क्लियर है कि विद्युत धारा के सुचारू प्रवाह यानी कंटिन्यू चलने में कौन सा जो है बाधा उत्पन्न करती है। आप अपना आंसर सोचिए, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसमें से क्या हो सकता है आंसर। आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट भी कर लीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि विद्युत धारा के सुचारू प्रवाह में यानी कंटिन्यू चलने में चालक द्वारा पदार्थ के उत्पन्न बाधा कौन करता है। बाधा उत्पन्न क्या प्रेरकात्मक करता है, या आचरण करता है, या प्रतिरोध करता है, या इनमें से कोई नहीं करता। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि प्रतिरोध यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ही रुकावट होता है, यानी प्रतिरोध। तो आंसर तो डायरेक्ट क्लियर है, इसका आंसर देखिए बहुत क्लियर है। इसका आंसर ए प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, और बाधा उत्पन्न करने का मतलब ये कि रुकावट डालता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर और बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये एनसीईआरटी पर आधारित है, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन है फ्यूज तार किस तार में डाली जाती है। काफ़ी क्वेश्चन आसान है। जो फ्यूज तार होती है हम कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, क्या उसको लाइव तार में करते हैं, या तरस तार में करते हैं, या अर्ध वायर में करते हैं। किसी भी लाइन में हम जोड़ सकते हैं। देखिए थोड़ा पर यहाँ पर आपकी भाषा की वजह से बहुत कन्फ्यूज़न होगा। देखिए यहाँ पर अगर ए को हम करें तो पॉजिटिव वायर कहेंगे, जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है, पॉजिटिव। बी जो होगा नेगेटिव वायर की बात कर रहा है,
और सी अर्थ वायर की बात कर रहा है, अर्थ वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि शुद्ध हिंदी बहुत ही टफ होता है। तो फ्यूज तार आप किस में डालते हो? आप जब जो बुक होगा, एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप उसमें देखिएगा तो उसमें क्लियर फ्यूज का जो है डायग्राम बना हुआ है और फ्यूज में भी दिखाया गया है। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप सोचते होगे कि गाइड वो सब उठाऊं, ये उठाऊं। आप सब कुछ उठा लीजिए, लेकिन आंसर आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए। आज बड़े बड़े बच्चे आईपीएस, यूपीएससी के एग्ज़ाम, बहुत से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी के बड़े बड़े मोटे मोटे बुक बनाए जाते हैं। लेकिन जो बच्चा अगर ढंग से पढ़ लेता है 9th 10th 11th 12th, समझिए उसका बेड़ा पार ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, सभी जो है एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करता है और सब क्वेश्चन तो एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, आप अपने नोट भी कर लिए होंगे कि फ्यूज तार किस तार में डाली जाती है। दोस्तों जनरल सी बात है, अर्थ तार में तो कभी नहीं डालेंगे, अर्थ तार से तो कोई मतलब ही नहीं होता फ्यूज का। और जनरल सी बात है, न्यूट्रल तो तब काम करता है जब पॉजिटिव वायर आती है, जब पॉजिटिव करंट आएगी तभी न्यूट्रल का जो है काम होता है। तो इसका मतलब जो है ये लाइव तार, जिसे हम लाइव तार कहते हैं, यानी लाइव वायर जो होती है, हम हमेशा फ्यूज को जो है लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। लाइव वायर में कनेक्ट करने से ये होता है कि इसी में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होती है और इसको जो है फ्यूज तार लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो अधिक धारा जो है आपके घर में प्रभावित होगा और आपके बहुत से अप्लायंसेस, बहुत से इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकते हैं। इसलिए हम जब भी फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं तो लाइव तार में ही करते हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहा जाता है? जो विद्युत आवेश के प्रभाव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे विद्युत क्षमता कहते हैं, या बी विद्युत चालकता कहते हैं, या सी विद्युत धारा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आप अपना आंसर जो है लिख सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो आपको आंसर दिखेगा नहीं क्लियरिटी के साथ, वो तो मेरे आवाज़ से ही आपको पता लगेगा कि आंसर इसका क्या है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जो बच्चे अगर समझदार हैं, पहले इसको म्यूट करके जो है सारे वीडियो देख के, पढ़ के अपने नोटबुक पे आंसर लिख सकते हैं और बाद में जब है इसको म्यूट को ख़त्म करके जो है पूरा आंसर को समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए कहते हैं ना, एक सोने पर सुहागा हो जाता है। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिख चुके होंगे। देखिए, विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को हम क्या कहते हैं? जनरल क्वेश्चन है। विद्युत क्षमता तो हम नहीं कह सकते क्योंकि विद्युत आवेश की बात किया जा रहा है। ठीक है, विद्युत चालकता भी नहीं कहेंगे। विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को हम हमेशा विद्युत धारा कहेंगे। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत आवेश को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। इसको सी ऑप्शन आपका सही है, आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मापने के लिए कौन सा उपकरण का हम उपयोग करते हैं? जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ए एमीटर का उपयोग करते हैं, बी ग्लोबोनोमीटर का उपयोग करते हैं, सी वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, डी पेंटेस्टोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, लिख लोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी समझ जरूरी है। ठीक है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम उपयोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो जनरल सी बात है दोस्तों, अगर विद्युत धारा के मापोगे तो किससे मापोगे? जनरल सी बात है, विद्युत धारा न तो ग्लोनोमीटर से मापी जाती है, न तो वोल्टेज मीटर से मापी जाती है, न पोटेंशियोमीटर से मापी जाती है। यानी इसका ऑप्शन ए सही है। हमेशा विद्युत धारा को हम जो है एम मीटर से मापते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। विद्युत धारा को हम एम मीटर से मापते हैं, तो एम मीटर आपका सही है, आप एम मीटर पे जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि तांबा धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित कारकों में से केवल एक पर निर्भर करती है। वो कारक कौन सा है? क्वेश्चन समझ गए? जो तांबा धातु होती है, तांबा यानी कॉपर वायर, तांबा धातु यानी कॉपर वायर की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? क्या वो लंबाई पर निर्भर करती है, कि बी मोटाई पर निर्भर करती है, कि सी तापमान पर निर्भर करती है,
या डी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, समझने वाली है कि जो जो तांबा होती है यानी कॉपर के वायर होते हैं उसकी प्रतिरोधकता किस कारक पर निर्भर करता है, कौन से कारक है जिस पर निर्भर करता है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे, लिख भी लिए होगे। देखिए, अगर तांबा धातु की प्रतिरोधकता की हम बात करें तो वो तो लंबाई पे नहीं डिपेंड करती है, लंबाई का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। बात करें अगर तांबा की तार की मोटाई, तो कहीं हद तक मोटाई जो है यहाँ पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें तो तांबा की धातु की प्रतिरोधकता जो है इस पर निर्भर नहीं करेगा, ये कारक नहीं हो सकता है। विद्युत धारा की जो तार होती है उसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है किसी भी तांबे के धातु में, यानी तांबा धातु की प्रतिरोधकता जो है जनरली सी बात है तापमान पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही है कि तांबा धातु की प्रतिरोधकता जो है तापमान पर निर्भर करेगा। तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, तापमान इसका सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन आपका सही गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, जब एक 4 ओम अवरोधक को हम 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो प्रति सेकेंड प्रतिरोधक से गुजरने वाली कूलाम्ब की संख्या होती है। क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट है, आसान है, कोई इस क्वेश्चन में खासियत इतना अधिक नहीं है, ये बहुत ही इजी है। लेकिन जिन बच्चों ने जो है अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही टफ है। तो जनरल सी बात है, सबसे पहली तो बात यहाँ देखिए कि जब एक 4 ओम अवरोधक को अगर हम 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो प्रति सेकेंड प्रतिरोधक से गुजरने वाली कूलाम्ब की संख्या क्या होगी। हमें कूलाम्ब की संख्या पूछ लिया है कि पर सेकेंड कूलाम्ब की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आप अपना आंसर सोच लिए होंगे, आप भी कैलकुलेशन कीजिए, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, यानी वोल्ट जो होती है करंट और रेजिस्टेंस के बराबर होती है, यानी V इक्वल टू आई आर। तो जनरल सी बात है, हमारे समक्ष यहाँ क्या क्या गिवन है। यहाँ हमें गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले तो वोल्टेज दिया हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है तो V हमें गिवन है। दूसरा है अवरोधक यानी प्रतिरोध डिस्टेंस, यानी R हमें गिवन है। तो हमें करंट हमसे पूछ लिया है, तो I इक्वल टू किसके बराबर होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। तो V हमारा कितना है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितनी है 4। अब 4 को 12 को काट दीजिए, कितना बचेगा हमारे समक्ष सिर्फ रह गया 3। अब 3 हमें आ गया है तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा, यानी देखा जाए जब इसकी कुल जो होगा कूलाम्बों की संख्या जो होगी 3 कूलाम्ब पर सेकेंड, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस किया, हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पे जो है सोल्यूशन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी आपके लिए त्रिपान सेंटर इसी तरह से वीडियो लाता रहे, इसी से आपके जो है हेल्प करता रहे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे समय समय पर, तो जर्नल सी बात है, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो कि 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो एक बार अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर से जुड़ जाइएगा, कई सालों तक जुड़ते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन भी होगा, मास्टर भी हो जाएगा। तो यही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान सेंटर के साथ जुड़िए।